हेलो एंड वेलकम टू इट्स माय वाई बाय अर्पिता। मेरा नाम है अर्पिता एंड नमस्ते टू माय लवली ऑडियंस। आज का मेरा वीडियो है, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे इन वन ऑफ माय वीडियोस रिगार्डिंग एपीसी ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल एग्जाम्स. सो आई एम गोना try to answer those in this video. Okay, so number first question by Kritika Bhatta. Actually, she commented, she had like quite a few questions, so I'm going to try to answer those in this video. So first question is sample questions of written assessment and also tell about practical exam. So if you're asking about sample questions of written assessment, तो मैंने अपना एक वीडियो बनाया है written assessment के बारे में, और उसमें मैंने आंसर किया है कि जो सैम्पल क्वेश्चन है, अगर आप वेबसाइट में जाएंगे ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल एग्जाम की, अगर आप वेबसाइट में क्लिक करेंगे तो उसमें रिटन असेसमेंट के सेक्शन में आप जाएंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दिया हुआ है, और उसमें जाकर के आप सैम्पल क्वेश्चंस देख सकते हैं. एंड वो एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि यूजुअली कौन सा फॉर्मेट होगा. So definitely go to the website and check that out. Okay, so the second comment is again by Kritika, and she's asking what is the difficulty of exams. So if you are asking Kritika about written exam or clinical exam, anyway, I'm going to answer both. So difficulty of exam is subjective, so there's no like answer, okay, it's easy or it's hard or it's, you know, it's but definitely I have done it myself, so I'm going to tell you that it's something doable. I did not go for the exams like, you know, मैंने time लेकर के I prepared for the exam and then I did the courses and I gave the exams. Okay, so for my written जो assessment था, so APTA एक group है फेसबुक में, ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेंड अब्रॉड. ओके, सो आप्टा इज़ अ ग्रुप जहाँ पर आप जाएंगे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं बाकियों के साथ, अगर आपको जाननी है इन्फॉर्मेशन अबाउट कि रिटन असेसमेंट की जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो यूजुअली वहाँ पे एक ऑनलाइन ग्रुप बनता है जिसमें डेफिनेटली यू कैन चैट विद अदर्स जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, एंड वहाँ पे पेपर आप डिस्कस कर सकते हैं. सो रिटन असेसमेंट के लिए, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, बट आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, सो 3 to 4 months तो आप दीजिए, क्योंकि आपको वो सारे रिकॉल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जिसके आंसर्स एक जगह आपको मिलेंगे नहीं. यू हैव टू डिस्कस एंड फाइंड आउट विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. सो इसकी प्रैक्टिस के लिए, रिकॉल्स की प्रैक्टिस के लिए और जो स्टडी करने के लिए आप डेफिनेटली आई वुड से कि 3 to 4 months तो आपको चाहिए ही रिटन असेसमेंट के लिए. लेकिन जो क्लिनिकल असेसमेंट है वो डिफ़िकल्टी ऑफ द एग्जाम्स, दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है. ठीक है, सो अगर आप हमने इंडिया से बैचलर्स किया है, यहाँ पे आकर फिर भी अगर, जैसे मैंने हॉस्पिटल प्लेसमेंट भी किया था, मुझे लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में जॉब भी लगी थी बिफोर आई अप्लाइड फॉर क्लिनिकल असेसमेंट. ठीक है, सो मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रही थी, जो प्रैक्टिकल सेटअप में आई वॉज लर्निंग थिंग्स. सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई डिड फ्यू ऑनलाइन कोर्सेज एंड आई वॉज प्रैक्टिसिंग विद माई कॉलीग्स इन दिस आफ्टर ग्रुप. हमने एक ऑनलाइन ग्रुप बनाया था, उसमें तो हम प्रैक्टिस करते ही थे. पर क्लिनिकल इज़ मोर अबाउट डूइंग मॉक एग्जाम्स. ठीक है, सो क्लिनिकल क्या होता है कि वो एक सेटअप दिया हुआ है जिसमें जो पेशेंट, जो एक्टर्स होंगे वो पेशेंट्स बनेंगे, और आपको एज अ प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट आप जो एंट्री लेवल प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट कैसे उसको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपका पूरा जो असेसमेंट है वो करेंगे एंड ट्रीटमेंट करेंगे. सो ये सारी चीज़ें आपको करनी है क्लिनिकल असेसमेंट के टाइम, न्यूरो, कार्डियो एंड मस्क्यूलो. सो मैंने जब एग्ज़ाम दी थी, काफ़ी टाइम पहले दी थी, उस टाइम पे एक्टर्स नहीं होते थे. वो लास्ट जो स्लॉट था जिसमें हमें एक्चुअल सेटअप में, मैंने हॉस्पिटल प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा हॉस्पिटल जो यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे RBWH रॉयल ब्रिस्बेन हॉस्पिटल जो यहाँ का ब्रिस्बेन में है, वहाँ पे जाके मैंने न्यूरो, मस्क, कार्डियो एक्चुअल रियल पेशेंट्स में परफॉर्म किया था. सो वो बहुत ज़्यादा टफ होता था, चैलेंजिंग था. उसके प्रोज एंड कॉन्स थे. अभी एक्टर्स है, उसके प्रोज एंड कॉन्स है. बट एज लॉन्ग एज आप कॉन्फिडेंट है, आप बहुत सारी मॉक एग्जाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका क्लिनिकल रीजनिंग, क्लिनिकल नॉलेज अच्छा है, और आप ये प्रैक्टिकल सेटअप में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मॉक एग्जाम्स कर रहे हैं, और उसके बाद जाकर आप क्लिनिकल एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली आप पास होंगे. बट अगेन उस दिन क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उस दिन आपने कैसे परफॉर्म किया.
सो आई वुडेंट से इट्स ईजी तो डेफिनेटली नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आप अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे. सो डेफिनेटली आप ये एग्जाम, इट्स नॉट लाइक द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, बट डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर इट इफ़ यू लाइक डू दीज थिंग्स राइट. तो आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ma'am, what are the job possibility if you have completed masters of physiotherapy? Now job possibility, I'm going to make one more video about getting jobs in Australia as a physiotherapist, but job possibility अच्छी है अगर आपके पास registration है तो, बिकॉज लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में जो जॉब्स ढूंढना. अब एक और चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कि APC एक ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल एग्जामिनेशन एक अलग बॉडी है, और APRA विच इज़ ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी. सो जो आपको रजिस्ट्रेशन देती है वो है APRA, ओके, विच इज़ ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी. तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि आपका इंटरिम आ गया, APC से आपका इंटरिम आया है. APC और APRA दो अलग चीज़ है. So that is something you need to be clear about कि constantly you'll be friends with these two websites. So यहाँ का अगर जो APC आप स्टेप्स करते हैं, जैसे आपके पास इंटरिम आ जाता है, ओके, लेट्स सी यू हैव डन एलिजिबिलिटी असेसमेंट. अगर स्टैंडर्ड असेसमेंट पाथवे के थ्रू आप जाते हैं, आपने एलिजिबिलिटी असेसमेंट किया, कल्चरल सेफ्टी ट्रेनिंग किया, उसके बाद आपको इंटरिम सर्टिफिकेट मिलता है. इंटरिम सर्टिफिकेट मिलना, देन यू हैव टू गो इन द APRA, लाइक यू हैव टू गो थ्रू APRA वेबसाइट, एंड वहाँ की अलग रिक्वायरमेंट्स है. ठीक है, वहाँ पे आपको IELTS स्कोर चाहिए होगा 7 इन ईच मॉड्यूल, जो कि आपको एलिजिबिलिटी असेसमेंट में भी लगता है. सो यू विल नीड ईदर IELTS और PTE 7 इन ईच मॉड्यूल. ठीक है, सो वो लगेगा आपको. आपकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, APC की अलग होती है. ओके, सो इफ़ यू गेट ऑन जॉब्स एज ए लिमिटेड रजिस्टर्ड फिजियो, ऑफ कोर्स बहुत इजी नहीं है. अब आप फुल रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद तो जॉब्स बहुत इजीली आपको मिल जाएगी. इजीली एज इन बहुत सारी एजेंसी है जो वंस यू फिनिश योर फुल रजिस्ट्रेशन, आप उनको अप्लाई कर दो और कुछ ना कुछ आपको पोजीशन मिल जाती है. वो रिलेटिवली ईजी है, बट एज ए लिमिटेड रजिस्टर्ड फिजियो आपको जॉब ढूंढनी है इंटरिम के बेसिस पे, या आपने IELTS कर लिया है, बट APRA के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको ऑलरेडी सुपरवाइजर चाहिए होता है. ये हैंड इन हैंड चलता है, राइट. सो लेट्स से कि आपको इंटरिम मिल गया, अभी आपको सुपरवाइजर ढूंढना है, और सुपरवाइजर ढूंढना है तो मीन्स आपको जॉब चाहिए, जो आपको, अगर आप दूसरे कंट्री में तो आपको स्पॉन्सर भी करेंगे वीज़ा के लिए, और आपको वो वंस यू गेट द सुपरवाइजर, देन APRA की जो आपको लिमिटेड रजिस्ट्रेशन है, आप वो कंडीशंस मीट करते हैं, एंड यू कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन APRA. सो इट गोज हैंड इन हैंड, बट इट्स नॉट लाइक वेरी ईजी. अगर आप बाहर से कर रहे हैं तो डेफिनेटली अचीवेबल तो है, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग आए हैं बाहर से जो लिमिटेड रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आए हैं, पर उसके लिए वक्त लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी एजेंसी यहाँ पे जो है वंस यू फिनिश द फुल रजिस्ट्रेशन आपको जॉब दे देते हैं, पर ऐसी बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आप बाहर की कंट्री में आपको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं और लिमिटेड रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे जॉब दे रहे हैं. तो इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके बेसिस में आते भी हैं, बट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली आपको ट्राई करते रहना है. तो एजेंसी, मेरी एक एडवाइस में होगी कि एजेंसी के थ्रू मत जाओ, डायरेक्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रीजनल में ऑर्गेनाइजेशन. अगेन अनदर एडवाइस आई एम गोइंग टू गिव यू इज सिटीज़ में के लिए एम मत करो, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे भी लोग हैं बट अगर रीजनल, ऐसी बहुत सारी रीजनल जगह है जहाँ पे उनको फिजियोस की ज़रूरत है, और डायरेक्टली अगर आप पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करोगे, क्योंकि जितने भी लोग आए हैं डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादातर लोग स्पॉन्सर होके स्पॉन्सर्ड वीज़ा में या लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में आते हैं. तो आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पता करनी पड़ेगी जो रीजनल में है, जिनको फिजियो चाहिए, जो स्पॉन्सरशिप देने के लिए भी रेडी है, और एज ए लिमिटेड रजिस्टर्ड फिजियो वो आपको यहाँ पे लाने के लिए रेडी है. एंड देन वंस यू कम हियर यू कैन फिनिश योर clinical exams and then apply for full registration. ओके, सो डेफिनेटली डूएबल है, पर इतना आसान नहीं है इमिडिएटली वो चीज़ करना. आपको कॉन्स्टेंटली वो वेबसाइट पे रहना पड़ेगा. देयर वाज दिस गर्ल, आई टोल्ड हर लाइक दिस सेम थिंग एंड शी केम फ्रॉम इंडिया. शी गॉट अ जॉब, बट देन इट्स नॉट, एज आई सेड, यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली देयर, यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद देम, कि आपको बताना होगा, आप इंटरव्यू देते हैं, आपको क्या क्या चाहिए. बी कॉन्फिडेंट,
टेल देम दीज आर द थिंग्स यूल नीड। और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको जॉब प्रोवाइड भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड रजिस्ट्रेशन। ओके, सो दैट्स द आंसर। क्योंकि इतना डिटेल आंसर था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो आई होप आई एम ट्राइंग टू क्लियर योर डाउट्स इन दिस। Coming to Australia after BPT or after MPT, which would be the best option? So again, Shivam Ratori commented. So BPT के बाद आना चाहिए और after MPT, which would be the best option? So honestly, अगर आप बाहर से बैचलर्स करें या मास्टर्स करें, यहाँ पे they don't care. ओके, सो अगर आप बैचलर्स करें, अगर मास्टर्स भी करें, तो भी आपको एंट्री लेवल फिजियोथेरेपिस्ट की लाइसेंस एग्जाम ही देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो दूसरी कंट्री का है, एक्सेप्ट देयर फ्यू एक्सेप्शंस, उनको छोड़ के लेट्स से बाकी की जो कंट्रीज़ है, अगर वहाँ से आप बैचलर्स करें या मास्टर्स करें, पर यहाँ पे आप एंट्री लेवल फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको कंसिडर किया जाएगा। और उसके लिए आपको वही प्रोसेस करनी है, ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल एग्जाम क्लियर करनी है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ बैचलर्स भी वही होगी, मास्टर्स भी वही होगी। ओके, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, अगर यहाँ पे आके आप मास्टर्स करते हैं, आप लेट्स से यहाँ का लाइसेंस ले लेते हैं और यहाँ का आप मास्टर्स कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे बैचलर्स और मास्टर्स कोर्सेज यहाँ पे होते हैं, बट आपको ये मेक श्योर करना होगा कि वो रजिस्टर्ड है बाय ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी। जो भी आप कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं, या बैचलर्स या मास्टर्स, यू नीड टू मेक श्योर इट्स रजिस्टर्ड बाय APRA, जो कि यहाँ की रजिस्ट्रेशन बॉडी है। तो अगर वो आप करने के बाद आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन मिलता है, सो डेफिनेटली अगर यहाँ का मास्टर्स है, यू विल गेट दैट एज कि आपने एडिशनल मास्टर्स क्वालिफिकेशन भी आपका है। सो डेफिनेटली आपको प्रमोशन में या सैलरी हाइक में इवेंचुअली हेल्प होगी। बट टू स्टार्ट विद, अगर आपने बाहर से मास्टर्स किया है तो उसका वही ऑलमोस्ट इक्वलेंट उतना ही होगा APC एग्जाम एंट्री लेवल क्लियर करके, जो कि एक बैचलर स्टूडेंट को होगा। बट आप यहाँ पे आकर कर रहे हैं और वो रजिस्टर्ड कोर्स है, तो आपको प्रमोशन में और पे राइजेस में इवेंचुअली हेल्प होगी। ओके, सो आई होप आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन ऑफ योर्स, शिवम। एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन, देयर इज वन मोर क्वेश्चन बाय शिवम which is regarding this is a very important one. So he is mentioning about IELTS, that it is valid for 2 years. So I think what you're trying to ask, Shivam, whether the same criteria is also applicable for APC exam. So what he's trying to ask is how IELTS expire hota hai, after 2 years. So he's asking whether that's the same case with the APC exam. I hope I'm right. So Shivam, the thing is, यहाँ पे जो रिटन असेसमेंट होती है, एलिजिबिलिटी असेसमेंट तो ठीक है, उसके बाद जो रिटन असेसमेंट होती है उसमें आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं। सो जो सेकेंड स्टेप ऑफ दिस APC एग्जाम रिटन असेसमेंट, यू गेट अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स जो ऑनलाइन, और वो आप अपनी कंट्री से भी दे सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरे कंट्री से हैं, सो यू कैन गिव दैट एग्जाम फ्रॉम योर कंट्री एज वेल एंड यू गेट अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स फॉर दैट। ऑफकोर्स आपको फीस पे करनी पड़ेगी, बट उसमें ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं दे सकते। यू कैन गिव मल्टीपल अटेम्प्ट्स फॉर रिटन असेसमेंट विच इज़ द सेकेंड स्टेप। बट उसके बाद जो क्लिनिकल असेसमेंट होता है, उसके लिए आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। ठीक है, सो लेट्स से यू फेल द एग्जाम, यू विल गेट 1 more chance. If you fail that, then you'll have to go back to step 1, which is your eligibility assessment. आपको वापस से eligibility assessment, the whole process you'll have to repeat, देना पड़ेगा, written देना पड़ेगा, and then clinical. So for clinical exam, that's why the difficulty level, it's hard to answer. If you clear the exam in 1 attempt, let's say second attempt, great. But आपको अगर ये 2 attempts में नहीं clear होता, तो आपको पूरी process फिर से start करनी पड़ती है। Okay, so I hope I've answered your questions. If you have any more questions, comment down below. I'll try to answer those in my next video. If you like the video, give it a thumbs up. Comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.